नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल पर जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। और इस बार हम आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो नर्सिंग ऑफिसर या सुपरिटेंडेंट ऑफ नर्सिंग की पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई है उसके लिए यहाँ पे हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। आज की वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर्स में जो भी आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इंस्टा चैनल टारगेट नर्सिंग ऑफिसर 07 और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे भी हम नए नए जो भी अपडेट्स आते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड वो वहाँ पर हम पोस्ट करते हैं। उसके साथ ही जो ऑल इंडिया मेडिकल एग्ज़ाम्स की वेबसाइट है हमारी, उस पर हम जो भी नई नई टेस्ट सीरीज़ है उसको वहाँ पर अपलोड करते हैं, वो भी आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। आज का पहला सवाल है द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया। बेसिकली मैटरनल मॉर्बिडिटी इंडिया में होने के मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। बेसिकली मैटरनल मॉर्बिडिटी पे दो सवाल आते हैं, मैटरनल डेथ और मैटरनल मॉर्बिडिटी। मैटरनल डेथ को अनदर वर्ड है मैटरनल मोर्टेलिटी भी कहा जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया एंड मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया, ये दो अलग सवाल होते हैं जो कि एग्जाम में बहुत सी बार पूछे जाते हैं। उसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनीमिया, ऑप्शन बी हेमरेज, ऑप्शन सी अबॉर्शंस एंड ऑप्शन सी सेप्सिस। आपको यहाँ पर टाइम दिया है, उससे पहले आपको आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में लिख के आपका जो भी जवाब है वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एवर रिकम्बिनेंट वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज इज। ऐसा कौन सा जो वैक्सीन है वो ह्यूमन यूज़ के लिए पहले अप्रूव किया गया था जो कि रिकम्बिनेंट था। ऑप्शन ए डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन एंड ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। आपका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाल्जेसिक्स आर प्रिस्क्राइब टू। जो भी एनाल्जेसिक, आपको सभी को पता है कि एनाल्जेसिक कौन सी कंडीशंस में मोस्टली प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये जो सवाल है वो 2010 की एग्ज़ाम में पहले से पूछा गया है। जो ऐसे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, देन एंटी एसिडिक, एंटासिड्स, ऐसे कौन से ड्रग्स होते हैं जो कौन सी कंडीशंस में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, इसके ऊपर भी बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए इंड्यूस स्लीप, बी गिव रेस्ट, सी रिलीव पेन एंड ऑप्शन डी किल पैथोजन। आपका ऑप्शन जो भी है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। आई होप आप सभी को इसका सही जवाब पता होगा। एनाल्जेसिक्स जो होते हैं वो मोस्टली टू रिलीव द पेन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ट्रामेडोल, डाइक्लोफेनाक, देन अनदर आईवी फॉर्म में भी बहुत से मेडिसिन्स होते हैं, देन टैबलेट फॉर्म में भी होते हैं, लोकल एनाल्जेसिक्स भी होते हैं, लोकल एप्लीकेंट भी होते हैं। आप सभी को पता होनी चाहिए कि एनाल्जेसिक्स कौन कौन सी कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं। इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा ऑप्शन सी टू रिलीव द पेन। Next question is all of the following vaccines are inactivated and attenuated whole pathogen excepts। जब भी आपको कोई सवाल पूछा जाता है तो उसको केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर इनएक्टिवेटेड और एटेन्यूएटेड होल पैथोजन एक्सेप्ट पूछा गया है। जो नीचे जो भी ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें से कौन सा एक वैक्सीन छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस सही है, बट एक ही है जो गलत है। ऑप्शन ए ओपीवी, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए एंड ऑप्शन डी टिटानस। आप सभी को क्या लगता है क्या होगा सही आंसर? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी टिटानस। आप सभी को पता है कि टिटानस मोस्टली कौन सी कंडीशंस में हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और टिटानस की जो भी एक्शन है वो कौन से डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वर्क करती है। इसका एक एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते। टिटानस वैक्सीन इज़ ऑल्सो नोन एज, हम मोस्टली उसको टीटी कहते हैं, टीटी इंजेक्शन, बस उसका फुल फॉर्म है टिटानस टॉक्साइड्स।
सो दिस टॉक्सिड वैक्सीन इज़ यूज टू प्रिवेंट टिटानस। जो भी टिटानस वायरस की या टिटानस की वजह से जो भी कोई डिसीज़ होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम टीटी इंजेक्शन देते हैं। देन रेबीज एंड हेपेटाइटिस आर वैक्सीन आर इनएक्टिवेटेड एंड किल्ड वैक्सीन्स। सो जो भी रेबिस और हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है वो इनएक्टिवेटेड होती है। सो इसकी वजह से वो गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन डी, जो एक ही वैक्सीन है जो इनएक्टिवेटेड एंड एटेन्यूएटेड है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल मॉर्बिडिटी। सो अभी हमने एक पहले सवाल देखा था मैटरनल मॉर्बिडिटी। अभी हमने सवाल यहाँ पे सवाल पूछा गया कि न्यूनेटल मॉर्टिलिटी, जो कि एग्ज़ाम में पहले से ही पूछा गया है। 2015 आरआरबी के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था। कॉमनेस्ट कॉज पूछा गया है यहाँ पर न्यूनेटल मॉर्बिडिटी का। सो बेसिकली मैटरनल मॉर्बिडिटी और न्यूनेटल मॉर्बिडिटी एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी दो अलग कंडीशंस है। हम सब बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन होता है मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी में। मॉर्टेलिटी इज़ अ डेथ एंड मॉर्बिडिटी इज़ गिविंग ए स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स और एनी डिसीज़, उसे कहा जाता है मॉर्बिडिटी। सो बेसिकली इसकी जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी बर्थ इंजुरी, कंजेनिटल एनामोलीज एंड प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। इसका सही जवाब होगा, क्योंकि वेन एवर द चाइल्ड गेट डिलीवर्ड, वो अगर उसके ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले अगर डिलीवर होता है तो इनमेच्योर या प्री मैच्योर बेबी कहलाता है। और लो बर्थ वेट यानी कि 1800 ग्राम्स से अगर उसका वेट कम है तो उसको लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। जो कि इन्फेक्शंस होते हैं वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें उसके सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है। सो टेम्परेचर रेगुलेशंस एंड बाकी की सारी चीज़ें उसको प्रॉपर्ली हैंडल करनी होती है, तभी वो बच्चा सर्वाइव कर पाता है। सो ऐसी कंडीशंस में हमें बहुत बच्चे का केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है। सो मोस्टली न्यूनेटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया का जो कॉमनेस्ट कॉज है वो प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट है। आप सभी के लिए एक सवाल है, अगर बच्चा प्री मैच्योर है तो उसको मदर को कौन सा इंजेक्शंस दिया जाता है जिससे कि बच्चे के लंग्स फुल्ली डेवलप हो पाए? इसका जो सही जवाब है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो मदर को दिया जाता है फॉर प्री मैच्योर कंडीशंस में बच्चे की लंग्स की मैच्योरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वारंटीन पीरियड शुड बी। सो ऑप्शन ए minimum incubation period, then maximum incubation period, option D period of communicability and option C media incubation period. So सपोज एक आध डिसीज़ है, उसका क्वारंटीन पीरियड कितना होना चाहिए? हम सभी को पता है कि एट द टाइम ऑफ कोविड-19 हमने क्वारंटीन बहुत सी बार ये वर्ड यूज़ किया था, बट एक्चुअली क्वारंटीन पीरियड मतलब क्या होता है? मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है या मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है, देन मीडियन कम्युनिकेशन पीरियड होता है। सो बेसिकली इसका जो सही जवाब है वो है मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। इतने ड्यूरेशंस में वो जो पेशेंट को इंक्यूबेशन होना होता है तो उसको वो अफेक्ट करता है पेशेंट को, उसे कहते हैं मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज़ आइडियल फॉर। सो ये स्टैटिस्टिक्स के ऊपर पूछा गया सवाल है। सो बेसिकली बहुत से एग्ज़ाम्स में इसके ऊपर भी 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, रिसर्च के ऊपर भी। सो ऑप्शन ए इज हेट्रोजेनस डेटा, होमोजेनस डेटा, बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दिस। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए हेटेरोजेनस डेटा। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो होता है वो हेटेरोजेनस डेटा के कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया है। आरआरबी 2012 की फरवरी में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए इज़ इंडिविजुअल, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी पीएससी एंड ऑप्शन डी कंट्री। सो आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से लिख के बताइए। सो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज़ कंसिडर्ड एज अ फैमिली। जो भी फैमिली होती है वो सोसाइटी की बेसिक यूनिट होती है। मल्टीपल फैमिलीज कम टुगेदर एंड देन इट फॉर्म्स अ सोसाइटी। सो इसका सही जवाब होगा फैमिली। सो ब्रेकआउट ऑफ डिसीजेस इन बर्ड पॉपुलेशन इज, अगर सपोज एक हाथ डिसीज़ एक हाथ पॉपुलेशन में ब्रेकआउट होता है तो उसे क्या कंसिडर किया जाता है? एपिडेमिक, एंडेमिक, जोनोसिस और ऑर्निथिक। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑर्निथिक। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी
ornithic, whenever there is a disease breakout because of the birds, when we can consider it as a ornithic. So next question, which of the following is considered as a primary prevention strategy? As you all know, there are different types of prevention strategies like primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, tertiary preventions. So identify the फॉलोइंग जो भी ऑप्शंस दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा होगा ये यहाँ पर हमें बताना है. ऑप्शन ए अर्ली आइडेंटिफिकेशन, रिडक्शन ऑफ स्टेबिलिटी, कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज. क्या लगता है आपको इसका सही जवाब क्या होगा? सो इसका सही जवाब होगा वो कंट्रोल ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द डिसीजेस. मतलब लाइक हम सभी को पता है कि वेन एवर वी कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीज इट ऑटोमेटिकली stop infecting a people, and there may be a chances of getting infection to another person is reduced. So जो भी प्राइमरी प्रिवेंशन है उसमें कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज इज़ द राइट आंसर. सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. तब तक के लिए थैंक यू.